फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सचिन कुमार, सेंट्रल लेबर सर्विस ऑफिसर। आज जो 4 नए लेबर कोड हैं, 4 न्यू लेबर कोड हैं, उनके हाईलाइट के बारे में आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। और इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है और अवेयरनेस है। इसमें मेरा कोई अपना निजी विचार नहीं है। जो इंफॉर्मेशन है कोड में, उसको आपके सामने, उसको सुगम भाषा में, समझने योग्य भाषा में मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आपके सामने उसको रखूं। और अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो जरूर आप कुछ नया चीज सीखिएगा, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी सीखिएगा। ये ऑथेंटिक सोर्स, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, जो कोड है और कोड का जो इंटरप्रिटेशन है, उसी के आधार पर ये हमने स्लाइड बनाया है और वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में वेज कोड बना है, 2020 में ओएसएच कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट होने वाला है। कब होगा ये गवर्नमेंट उचित समय पर इसकी फैसला करेगी। तो इसमें जो लेबर कोड है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 लेबर कोड है। द कोड ऑन वेजेज, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसका पर्पस क्या है? द कोड लाने का पर्पस था सिंप्लीफिकेशन, कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल किया जाए। कई सारे डिफिनीशन में वेरिएशन थे, तो उसमें उसको सिंप्लीफाई किया जाए और कई सारे डिफिनीशन को मिला दिया गया, क्योंकि कई सारा कंफ्यूजन था। और इसका रैशनलाइज भी किया गया रेलिवेंट प्रोविजन को, ताकि लोग समझ सके, कंफ्यूजन दूर हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का था कंफ्यूजन, डिफिनीशन में था। जैसे कि वेजेज के डिफिनीशन में केवल अभी 3 चीज हैं: रिटेनिंग अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है और वेजेज है। तो सिंप्लीफाई किया गया है और इस पर्पस से किया गया है कि पूरा देश में एक कानून हो और उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। वन इंडिया वन लॉ के कॉन्सेप्ट पर इसको लेके चला गया है। कोडिफिकेशन में सिंगल रजिस्ट्रेशन का ओएसएच कोड में प्रोविजन है, सिंगल लाइसेंस है। आप एनुअल रिटर्न जो 8 अलग अलग भरते थे, 8 अलग अलग भरते थे, वो अब एक सिंगल एनुअल रिटर्न आपको श्रम सुविधा पोर्टल पर भरना है। कॉमन डिफिनेशन है, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है और कंप्लायंस कॉस्ट कम किया गया है। कोड ऑन वेजेज 2019 का जो प्रेसिडेंशियल असेंट था वो 8 अगस्त 2019 को मिला था। और सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को 28 सितंबर 2020 में प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था। इस कोड में मिनिमम वेजेज सबके लिए सिक्योर किया गया है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को हटा दिया गया है। मिनिमम वेजेज को हर एक 5 साल पर रिवाइज किया जाएगा और टाइमली वेज पेमेंट का प्रोविजन किया गया है। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट भी कुछ सम स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट पर लागू होते थे, लेकिन अब इसको पूरा सभी एरिया पर लागू होगा। अभी इसका 24,000 रुपया इसका था कि 24,000 से ऊपर के मजदूर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत अपना शिकायत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब इसका कोई लिमिटेशन इस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में नहीं रहेगा। तो इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन,
टू मेल एंड फीमेल वर्कर, रीजनल डिस्पेरिटी मिनिमम वेजेज में हटाने के लिए फ्लोर लेवल वेजेज का प्रावधान किया गया है। और the determination of minimum wages has been made easy. It will be based on criteria such as skill level and geography level. भारत बहुत बड़ा देश है, तो इसमें स्किल लेवल और ज्योग्राफी लेवल के आधार पर भी मिनिमम वेजेज का डिसाइड होगा। अब सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें 9 जो अर्लियर कोड थे उनको इसमें सब्स्यूम किया गया है, और सोशल सिक्योरिटी कोड में कई सारे नई व्यवस्था की गई है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को भी अब सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत लाने की बात हो रही है कि उसमें जो उनके जो एग्रीगेटर हैं उससे 1 से 2% उनसे लिया जाएगा उनके टोटल टर्नओवर से, और उसके आधार पर उनको भी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत लाने का प्रोविजन है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में 9 अर्लियर एक्ट थे जिसको लाया गया है। द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, द सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर Welfare Safe Act 1996 and the Unorganized Worker Social Security Act 2008. सोशल सिक्योरिटी कोड में है कि अगर हैजार्डस ऑक्यूपेशन है तो ESIC उस पर, एक भी वर्कर वहां काम करता है तो उस पर लागू होगा। प्लांटेशन वर्क को अनिवार्यतः अब ESIC का कवरेज मिलेगा उनको, और इसको वॉलंटरी भी किया गया है कि जो कोई वॉलंटरी अगर ESIC से जुड़ना चाहेंगे तो वो इम्प्लाई ESIC से जुड़ सकते हैं अगर उनके स्थापना में 10 इम्प्लाई नहीं भी हो तो। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में 13 एक्ट को इसमें सबस्यूम किया गया है। इसमें द फैक्ट्री एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लाई मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955, the Beedi and Cigar Worker Act 1966, the Contract Labor Act 1970, the Sales Promotion Employee Act 1976, the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act 1979, the Senior Worker and Cinema Theatre Worker Act 1981, the Dock Worker Safety, Health and Welfare Act 1986, and the Building and the Construction Worker Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996. अब इसमें क्या किया गया है कि अब जो है किसी भी जो इम्प्लाई को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, इसमें मेडिकल हेल्थ चेकअप करने का प्रोविजन किया गया है, और OSH कोड ऐसे सभी स्थापना पर लागू होगा जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का काफी सहूलियत किया गया है। अभी पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन डिक्लेयर हो सकता था। अब कोई भी वर्कर जो दूसरे स्टेट का है वो अपना रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में करा सकता है, बशर्ते कि उसकी 18,000 रुपया से कम, उसको 18,000 से कम उसका वेजेज हो, और उसको साल में एक बार घर आने जाने का भी मिलेगा। Interstate migrant worker for undertaking a to and fro journey to his native place. राशन कार्ड का भी उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि वो जब अपने घर से बाहर भी हैं तो जिस स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट में से भी राशन ले सकते हैं, और उनके घर पर भी राशन उनको घर के परिवार के लोगों को भी मिलता रहेगा। OSH कोड में अपॉइंटमेंट लेटर, एनुअल हेल्थ चेकअप का नया प्रोविजन किया गया है, और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन वन स्टेट एंड मूविंग टू अनदर स्टेट बेनिफिट फ्रॉम द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस फंड। और बिल्डिंग वर्कर जो दूसरे
स्टेट में जाते आते रहते हैं, तो उनको भी कैसे मिलेगा सेस फंड का जो फायदा है, उसके लिए इसमें व्यवस्था करने की बात की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है। हेल्पलाइन सर्विस फैसिलिटी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए व्यवस्था की गई है। और अभी क्या है कि जब आप 240 दिन काम करते हैं, तब आप छुट्टी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। ही शैल बी इंटाइटल्ड फॉर 1 डे लीव फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क डन। लेकिन अब आप 180 दिन ही काम करने पर वो आदमी एलिजिबल होगा और अपना वार्षिक छुट्टी ले सकेगा। ये फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन है, जो आप हर एक 20 दिन पर एक दिन आपको छुट्टी मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड गवर्नमेंट ने बनाया है। और इसमें एक और बात है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। ये ESIC का स्कीम है। इसमें क्या है कि किसी का अगर कार्य के दौरान अगर छटनी हो जाता है, तो अगर आप निश्चित अवधि तक काम किए हैं और आपका कंट्रीब्यूशन रहा है ESIC में, तो आपको जो है वो कंपनसेशन मिलेगा और आपको गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी भत्ता देगी। IR कोड जो है, ये इसमें 3 एक्ट अपने पुराने सब्स्यूम किए गए हैं। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो IR एक्ट में अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को 2 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और ट्रेड यूनियन का पहली बार उनको मान्यता देने की बात की गई है कि 51% जिनका वोट आएगा वो नेगोशिएटिंग यूनियन होंगे। और जिस स्थापना में ट्रेड यूनियन को 51% नहीं वोट आएगा, वहां 20% से ज्यादा जिनको वोट आएगा, तो उससे एक नेगोशिएटिंग काउंसिल की बात की गई है कि नेगोशिएटिंग काउंसिल के माध्यम से जो है मजदूर अपने प्रबंधन से संवाद स्थापित करेंगे। और ग्रीवांस रिड्रेसल GRC कमेटी में भी चेंजेस किया गया है। और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसमें कहा गया है कि 300 या 300 से अधिक जहां मजदूर एम्प्लॉय काम करते हैं, वहीं यह एक्ट लागू होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है इसमें। और सम स्पेशल प्रोविजन है न्यू लेबर कोड का कि ये सारे स्थापना पर लागू है, बिना भेदभाव का, बिना शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का। और बहुत लार्ज सेक्टर में लोगों को कवर किया गया है। और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड लिटिगेशन के कारण यूनिफॉर्म वेज का डिफिनीशन दिया गया है। सारे कोड में एक ही वेज का डिफिनीशन दिया गया है। एनुअल हेल्थ चेकअप है, मेडिकल फैसिलिटी है। और ताकि कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्किंग क्लास का बढ़े। और इसमें अपॉइंटमेंट लेटर की बात की गई है, जिससे फॉर्मलाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा और जिससे कोई विवाद होगा तो उसको सुलझाने में आसान होगा। री स्किलिंग फंड की व्यवस्था की गई है कि वर्कर को अगर छटनी ग्रस्त होता है तो उनको 15 दिन का उनका एम्प्लॉयर को 15 दिन का री स्किलिंग फंड में 15 दिन का वेजेज देना होगा, जिसके आधार पर वर्कर को ट्रेनिंग वगैरह दिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए ESIC और EPF का फैसिलिटी बढ़ा सकती है। तो ये जो है सभी applicability of employee provident fund has been extended to all industry as against civil industry at present। ESIC को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। और न्यू वेजेज में है कि आप वेजेज आपको कम से कम 50% रखना होगा। अभी क्या था कि लोग EPF पर कंट्रीब्यूशन कम देने के लिए, ग्रेच्युटी पर कम कंट्रीब्यूशन देने के लिए
वेजेज पार्ट को 20% 30% रखते थे और दूसरा दूसरा कंपोनेंट रखते थे। तो उसमें नया प्रोविजन दिया गया है कि विद द न्यू रूल प्रोवाइडिंग दैट द मिनिमम बेसिक wage should be 50% or more of the total CTC cost to company. Thus, contribution to social security should be at least on 50% of such CTC of every individual. इक्वल रिम्यूनरेशन अक्रॉस जेंडर की बात की गई है, मेल फीमेल की बात नहीं की गई है कि किसी भी जेंडर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें अब थर्ड जेंडर भी आ गया। मैन एंड वुमेन के जगह पर जेंडर का उपयोग किया गया है और किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पर को रोकने की व्यवस्था की गई है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में। फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज की बात की गई है कि ताकि पूरे देश में एक लेवल का मजदूरी रहे और ये मजदूरी जो है ज्योग्राफी और स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड के आधार पर तय होगा और मिनिमम वेजेज को हर एक 5 साल पर रिवाइज किया जाएगा। ईपीएफ एंड ग्रेच्युटी में अब जो है एम्प्लॉय को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा, एम्प्लॉय भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनका रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब मैंडेटरी है कि आपको वेजेज पार्ट जिस पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उसको आपको कम से कम 50% रखना ही होगा। और उससे क्या है कि अब ग्रेच्युटी का अमाउंट भी वेजेज के आधार पर कैलकुलेट होता है तो ग्रेच्युटी भी ज्यादा मिलेगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो उन्होंने 1 साल भी काम किया है तो उनको प्रो डेटा बेसिस पर उनको जो है ग्रेच्युटी मिलेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉय को रेगुलर वर्कर के बराबर वेतन उनको दिए जाने का मतलब व्यवस्था करने का विचार है। क्विकर एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, किसी भी वर्कर कोई काम छोड़ता है तो उसको 2 दिन के अंदर उसका वेजेज का भुगतान करना है। ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि आप उसका वेजेज को नहीं रोकिए। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय की बात की गई है, उनको रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर मजदूरी देने की बात की गई है और केवल उसका उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेम्पोररी रहेगा, लेकिन जो उनका पैकेज रहेगा वो रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर रहेगा। और ये एक जो अभी एग्जिस्टिंग पे गैप है उस ब्रिज को ये पूरा करेगा। और एक नेशनल लाइसेंस की व्यवस्था की गई है कि अभी वर्क ऑर्डर के आधार पर लाइसेंस, लेबर लाइसेंस दिया जाता है, अब जो है एक ही साथ कई सारे कामों का लाइसेंस लिया जा सकता है और वो 5 साल तक वैलिड होगा। ऐसा है, अभी रूल्स बनेगा तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नया वेज कोड के बारे में एक ब्रीफ में हमने कोशिश किया कि आपके सामने रखें और कैसा लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, मैं भी आपको अपने स्टडी के आधार पर और फर्दर उसको और स्टडी करके जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।